हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो इंग्लिश का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो उसी के बेस पर ये क्लास रहने वाली, तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए, जो एग्जाम में पेपर आया था जिसके अंदर आपको टाइमिंग दी गई थी 3 आवर्स 15 मिनट, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर था। तो इजीली आपने टाइम के अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। तो देखिए, जो पेपर है उसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कभी भी आपको देखिए पैसेज को वैसे रीड नहीं करना है, इसमें तो बोल रखा है कि पैसेज को रीड करना, देन उसके बाद में क्वेश्चन का जवाब देना है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना था, क्वेश्चन के ऊपर आना था और जवाब ढूंढना था। पहले ऑप्शन को पढ़ना था, जो ऑप्शन दे रखे थे पैसेज के अंदर से उनको आपको करेक्ट चूज करना था। तो यहाँ पे है who was determined to bring prosperity into गुजरात farmers live। तो यहाँ पे गुजरात के अंदर जो प्रोस्पेरिटी थी किसने डिटरमाइंड किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड क्वेश्चन है what was started by तिरुवंदर दास पटेल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोऑपरेटिव डायरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू। तो इसका जो जवाब है बिल्कुल इजी था। देखिए, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से इसका जवाब हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव से लेकर के यहाँ फार्मर्स तक इसका जवाब हो जाएगा, दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ये अपना ये जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वाई डिड द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव। तो इसका जो जवाब है आपको देखने को मिलेगा, जस्ट आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका जवाब है यहाँ से द पुअर plight ऑफ these farmers moved the heart of the iron man of India सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से द पुअर plight से लेकर के यहाँ पे पटेल तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। देखिए, बहुत बच्चों के लिए ये पैसेज वाला जो पोर्शन था बिल्कुल इजी भी था, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना, जो आपका लेवल था एग्जाम का वो मॉडरेट लेवल से पूछा गया था। देखिए, ना तो इजी था ना हार्ड था। कई बच्चे बोलते हैं कि बिल्कुल इजी आया है। अगर बेटा इजी आया है ना, जो पैसेज के आपके सिमिलर और अपोजिट वर्ड पूछे गए हैं, तो फिर जवाब देके बताना। अभी आप यहाँ पे रिमोट का जो जवाब करके आए हो ना, वो देखना क्या करके आए हो। मुझे पता है जहाँ तक तुम में से अधिकतर ये वाला जवाब करके आए हो, यहाँ पे मूड है ना, ये वाला करके आए हो, जबकि ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखना, एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब भी होता है अलग करना। ठीक है, हटाने के लिए ये वर्ड आप एलिमिनेटेड वर्ड सुने भी होंगे, तो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। देखिए, सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है एकमात्र। तो एकमात्र वर्ड आया है, तो इसके लिए मैं दो वर्ड बता रहा हूँ, अगर दोनों में से आप जो भी करके आए हो तो वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसको दी जाएगी। जो वर्ड है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे यूनाइटेड। देखिए, यूनाइटेड का मतलब होता है संगठन। वैसे यहाँ पे अब देखिए, सोलिटरी जो है वो नाउन वर्ड है। नाउन वर्ड है तो वहाँ पे नाउन वर्ड ही आपको यूज करना होगा, ऑर्गेनाइज। तो ये वाला वर्ड भी ठीक है और यूनाइटेड भी सही है। आप कई बच्चे जल्दीबाजी में ये करके आए हैं कोऑपरेटिव। देखिए, कोऑपरेटिव नहीं होगा यहाँ पे, केवल या तो यूनाइटेड होगा या फिर ऑर्गेनाइज होगा। यही दो वर्ड है जो आपके लिए करेक्ट होने वाले हैं। अब दोनों में से जो भी करके आए हो तो वो करेक्ट है। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ से 6 नंबर गेन कर लिए होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं था जो फर्स्ट पैसेज था। नेक्स्ट पैसेज है आपका, नेक्स्ट पैसेज में आपके लिए क्या बोला जा रहा है, इजीली आप पढ़ लिए होंगे पैसेज को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वाराणसी अर्लियर
नाउ एज, यानी वाराणसी को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस। क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई समझ में आ रहा है? तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी चैनल के ऊपर आपको जो अन्य पेपर आने वाले हैं उनके भी इसी के बेस पर आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो वो जो ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल है, तो विश्वनाथ टेम्पल के अंदर सबसे फेमस प्लेयर कौन था यहाँ पे शहनाई बजाने वाले? तो वो अपना आंसर हो जाएगा अली बख्श इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना आपको। एट द एज ऑफ बिस्मिल्लाह खान मूव्ड टू वाराणसी, जब वाराणसी की तरफ उन्होंने मूव किया था तो उनकी एज कितनी थी उस समय? तो उनकी एज थी 6। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अली बख्श वेलियातू, तो ये जो दे रखा है अली बख्श ये कौन थे? तो इनका जवाब आपको देखने को मिल जाएगा और इजीली कर भी लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनका जवाब ढूंढना अच्छे से, ठीक है, कर लिए होंगे। वैसे मेरे को बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, देखिए फर्स्ट लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये है यहाँ पे अली बख्श, देखिए एक बार मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ से। अली बख्श वेलियादत्तू वॉज द ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल, तो ये वाले व्यक्ति थे, तो इनका करेक्टर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका जवाब देना है। व्हाट वॉज बिस्मिल्लाह खान से रूटीन, तो उनका रूटीन क्या था, यानी क्या क्रमवश से वो काम किया करते थे? तो इसका भी आप जवाब दे दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थिंग विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, जो राग है इनकी उनके बारे में इन्होंने क्या बताया था? तो ये जो राग्स वर्ड दे रखा है तो इजीली आप ढूंढ भी लिए होंगे, अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँ यहाँ पे जो 7th नंबर का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी तो तुम कर लिए होंगे, लाइन टू लाइन आप मिला भी लिए होंगे और किस तरीके से जवाब देना था वो ऑलरेडी मैं बता भी दिया था। तो राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। देखिए गार्डियनशिप का मतलब होता है, मतलब कि जो संरक्षण करता है, मतलब कि जो अपने पूर्वज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, यानी जो संरक्षण करता है अपना पालन पोषण करता है, तो उसके लिए यहाँ पे आया है गार्डनशिप। तो इसका जो जवाब है वो आपको ढूंढना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कई बच्चों को इसका जवाब नहीं मिला और जो यूट्यूब पे भी वीडियो है, देखिए इन्हीं बच्चों के कमेंट के बेस पे मैं लेके आया हूँ। देखिए जो इसका जवाब है ना वो ये वाला होने वाला है, टूथलेस, है ना, ये वाला वर्ड होने वाला है। इसका बहुत अच्छा वर्ड था। अब कहीं तो भाई साहब यहाँ पे मैटरनल कर रहे थे तो मैटरनल इसका आंसर नहीं होगा, इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको बोलते हैं टूथलेस, अब कहीं तो टूटेलेस बोलेंगे, तो ऐसा नहीं करना, इज द करेक्ट आंसर। चाहे तो आप इनको सर्च कर लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपसे है ना जो ये लास्ट में सिर्फ वर्ड आया है, तो सिर्फ वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको नाउन ही जवाब देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। देखिए यहाँ पे जवाब देना था डल। डल का मतलब होता है जो मूर्ख इंसान होता है उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं डल। अब डल का मतलब यहाँ पे कहीं तो धुंधला समझ जाएंगे, तो धुंधला तो है नहीं इसका मतलब यहाँ पे। और जल्दीबाजी में देखिए धुंधला समझ के कई लड़के तो है ना इसका जवाब करके आए लाइमलाइट। बेटा ये इसका अर्थ नहीं होगा, ठीक है, आपको इसका अपोजिट बताना था। यानी वो मूर्ख है ना, तो मूर्ख है तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा विजडम। क्या हो जाएगा? विजडम, यानी बुद्धिमान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी कराने से पहले मैं आपको सेक्शन सी करवा देता हूं, जिसके अंदर आपको ग्रामर वाला पोर्शन देखने को मिला है। ग्रामर बिल्कुल इजी तरीके से आपको पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वंस देयर ब्लैंक बी, तो यहाँ पे बी की आपको वर्ब की फॉर्म यूज करना है ए किंग। देखिए वंस देयर वॉज ए किंग, यानी एक बार एक राजा था, तो इजीली आप कर भी लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राम ऑलवेज ब्लैंक अटेंड हिज क्लासेज। तो मुझे ये बताओ जो ये ऑलवेज वाली फॉर्म है, यानी जो एडवर्ब दे रखी है, वो कौन से टेंस में यूज होती है? तुम बोलोगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है
तो आपको पता है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। एस ई एस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट क्या दे रखा हो? सिंगुलर। तो यहाँ पे राम दे रखा है तो राम के लिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अटेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैड गोन टू आवर हाउस बिफोर फादर ब्लैंक कम। तो तुम्हें पता है कि जब बिफोर के पहले अगर हैड प्लस गोन दे दिया तो दूसरी तरफ आपको क्या लगाना होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कम की क्या हो जाएगी? यहाँ पे कैम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। तो इजीली कर भी लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लैंक लिव हेयर सिंस 1 जनवरी 2020। तो इसका जो जवाब है, देखिए सिंस आ रहा है। अब सिंस आ रहा है तो तुम समझ गए होंगे कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसमें बीन तो जरूर आएगा। तो बीन आएगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इजीली ये भी आप अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। तो टेंस वाले करेक्ट फॉर्म वाले तो इजीली आपने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको इसको क्या करना था? चेंज करना था। तो जनरली तुम्हें पता है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना होगा कि ये असर्टिव वाली टाइप है या फिर इंटेरोगेटिव है या फिर इम्पेरेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी। तो आप समझ गए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लीज काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव है। अब इम्पेरेटिव है तो ध्यान रखना, अब इम्पेरेटिव है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास को उठाकर क्या लगाएंगे? देखिए सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे ही सेड को किस में चेंज करना है? देखिए ऑर्डर कर रहा है यहाँ पे। अगर प्लीज काइंडली होता तो अपन किस में चेंज कर देते हैं? सेड को रिक्वेस्ट के अंदर किस में चेंज कर देते हैं अपन? रिक्वेस्ट। अब जैसे रिक्वेस्ट तो कर दिया लेकिन यहाँ पे सेड है, सेकंड फॉर्म है, तो रिक्वेस्ट की भी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिक्वेस्टेड। और टू को क्या कर देना? हटा देना, लास्ट में लगाना आपको मी। इन्वर्टेड कोमास को उठाकर अब यहाँ पे लगाना इंपेरेटिव सेंटेंस में टू, और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे गिव का गिव ही रखना है। गिव रख दिए। अब गिव रखने के बाद में आपको क्या करना? प्लीज काइंडली को तो हटा देना, और हटाने के बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी गिव। अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ही। तो ही दे रखा है तो ही का आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्योंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही ना, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा ही का ऑब्जेक्ट हिम। योर कौन सा पर्सन दे रखा है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। और योर यहाँ पे क्या दे रखा है? एडजेक्टिव। तो मी यानी आई का जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? माई। और पेन का पेन यहाँ पे रहने वाला है, और लास्ट में फुल स्टॉप आपको लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, चेंज नहीं हुआ होगा तुम्हारे। सबसे पहले तो सेड को आपने टोल्ड में चेंज कर दिया होगा और दैट लगा दिए होंगे, तो ऐसा नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग। तो ये इंटेरोगेटिव वाला है। अब इंटेरोगेटिव वाला है तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले क्या करना था इसमें? ही सेड को किस में चेंज करना था? आस्क्ड के अंदर चेंज करना था, टोल्ड में नहीं करना था। तो आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कोमास को उठाकर अब की बार यहाँ पे लगाना था, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड ही दे रखा है तो डब्ल्यू एच वर्ड को ही आपको लिखना है कंजक्शन के रूप में। और कंजक्शन के रूप में अगर डब्ल्यू एच वर्ड को यूज करते हैं तो इसके बाद में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट है। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बोलो जल्दी से, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन दे रखा है? मी दे रखा है, तो मी दे रखा है तो यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। और आई के अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब कई बच्चे यहाँ पे आर का एम कर देंगे, नहीं, क्योंकि इधर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो आई के बाद में आपको लगाना होगा यहाँ पे वोज। क्या लगाना होगा? वोज लगाना होगा। और इसके बाद में आपको मेन वर्ब लगा देना है गोइंग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अब कई बच्चे आई एम करके आ गए होंगे तो ये गलत हो जाएगा उनका, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, इनको आपको हटा देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनसे आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को जोड़ना है। तो ही इज अ टीचर वह एक अध्यापक है, ही इज अ राइटर वह एक राइटर भी है, लेखक भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट सेम दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ही इज जहाँ तक कॉमन है वहाँ तक तो लिख देना है, लेकिन एक को नहीं लिखना है। फिर इसके बाद में लिखना है नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद में लगाना है ए टीचर। क्या लिखना है, ए टीचर। इसके बाद में लिखना है बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। फिर इसके बाद में लगाना है ए राइटर। ये अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। तो ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर, वह एक अध्यापक ही नहीं है बल्कि एक क्या है, राइटर भी है। राम इज़ माई फ्रेंड, श्याम इज़ माई फ्रेंड। तो बोथ हैंड से जोड़ना था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर जब दो सब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हो तो सेंटेंस को बोथ से स्टार्ट करना है। बोथ राम एंड श्याम। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इज, इज की जगह आपको लगाना है आर, क्योंकि जब एंड से जोड़ते हैं ना तो यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो जाती है। तो वहाँ पे इज की जगह आपको क्या करना होगा, आर लगाना होगा। तो आर लगा दिए। फिर इसके बाद में लगाना है माई, और फ्रेंड की जगह आप क्या करोगे, अब यहाँ पे फ्रेंड्स करना होगा, ठीक है। कहीं जल्दीबाजी में आप फ्रेंड थोड़ी करके आए हो। तो लास्ट में मुझे स्कोर भी बताना है कि सर मेरा इतना स्कोर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। रामू इज ए थीप, रामू एक चोर है। श्यामू इज ए थीप, वो भी एक क्या है, थीप है। तो इधर और से जोड़ना है। तो जब अगर दो सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो, तो आपको सेंटेंस को किससे स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना। कहीं तो आइदर बोलते हैं, राइट प्रोनाउंस इधर होगा। तो रामू और श्यामू क्या नाम दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इजी लगाना है, प्लुरल नहीं करना है। और इसके बाद में ए थीफ, क्या लगाना है, ए थीफ, थीफ्स नहीं करना है, ठीक है। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप कर लिए होंगे। कंजक्शन वाला जो टॉपिक है, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाला पूछा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए, जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना है जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने ट्रिक बताई थी यूट्यूब के ऊपर तो यहाँ पे हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक हैज ए वाइट रेपर तो यहाँ पे आपको जोड़ना है बिच से। तो कौन सा रोल बन रहा है मुझे यहाँ पे बताओ, द बुक और द बुक, यानी मतलब एट वाला बन रहा है। जब एट वाला रूल बनता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द बुक, द बुक लिखने के बाद आपको लगाना है प्रोनाउन यहाँ पे विच, विच लिख दिए। अब विच लिखने के बाद में आपको लिखना है दूसरे सेंटेंस को। अब दूसरे सेंटेंस में से जो प्रोनाउन हटा है उसको क्या कर देना, तुम्हें हटा देना है। मतलब कि जो नाउन रिपीट हुआ है यानी द बुक, इसको तो क्या कर देना, तुम्हें बिल्कुल से यहाँ से रिमूव कर देना है, हटा देना है। और जो दूसरा सेंटेंस रह गया उसको एज इट इज ऐसा कैसा उतार देना है। तो विच हैज ए वाइट रेफर, यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है, कोमा लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, केवल कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस आपका शेष रह गया था, इज ऑन द टेबल, इसको इसके आगे लिख देना है, इज ऑन द टेबल। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजीली कर भी लिए होंगे, कई बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ ना वहाँ तक। तो यू मेट ए मैन यस्टरडे, द मैन वॉज माई फादर। तो इसका जवाब दो फटाक से, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो जवाब दो जल्दी से इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, यू मेट ए मैन यस्टरडे, कल जिस व्यक्ति से आप मिले थे, है ना, द मैन वॉज माई फादर, वो मेरे पिताजी थे। तो ऊम से जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैन दे रखा है और द मैन यहाँ पे दे रखा है, तो इस मैन का कनेक्शन इस मैन के साथ दे रखा है, तो मतलब जेड वाला रोल बन गया। और जेड वाले जो जेड वाला रोल बन जाता है
तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, पहला जो सेंटेंस होता है उसको एज इट इज ऐसा कैसा उतारना है। तो यू मेट ए मैन, ठीक, यस्टरडे। यस्टरडे के बाद में आपको लगाना है यहाँ पे होम। जैसे होम लगा दिए तो यहाँ पे जो द मैन आ रहा ना, इसको क्या कर देना, आपको हटा देना है। होम वॉज माई फादर, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू मेट ए मैन यस्टरडे होम वॉज माई फादर। तो इजीली कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो जवाब दीजिएगा जल्दी से। तो इसका जवाब हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो देखिए टाइम को तो आपको आगे लाना नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, क्रिकेट। तो क्रिकेट को आपको क्या करना, आगे लाना है। तो क्रिकेट, ठीक है। इसके बाद में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब विल। विल के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है बी। फिर पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है प्लेड। फिर किसके द्वारा प्लेड किया जा रहा है, बाय, ठीक है, बाय प्रतिभा। तो यहाँ पे आपको करना है यूज प्रतिभा, ठीक है, टुमारो। अब ये टुमारो जो वर्ड दे रखा है ना, ये जो ये टाइम वाला वर्ड है, आप चाहो तो इसको बाय के पहले भी यूज कर सकते हो या फिर प्रतिभा के बाद में भी आप यूज कर लोगे तो भी कोई गलती नहीं होगा। देखिए टाइम वाली जो एडवर्ब होती है इनको लास्ट में आप इजीली यूज कर सकते, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव बिल्ट ए हाउस। तो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है इसमें, ए हाउस दे रखा है। तो ए हाउस को आपको क्या करना है, आगे लाना है। देन इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है यहाँ पे हैव। और हैव के साथ में हमेशा तुम्हें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन लगा दिए। अब बीन लगाने के बाद आपको बिल्ट दे रखा है, तो ये बिल्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। जो ये बिल्ट है ना वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तुम्हें पता है कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब कई होशियार प्राणी है, इसमें ईडी जोड़ दिए, बिल्ड के अंदर ईडी और जोड़ के आगे। तो भाई ऐसी मूर्खता नहीं करना है तुम्हें। तो बिल्ट, अब इसके बाद में लगाना आपको बाय, फिर लगाना आपको देम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो दे सब्जेक्ट होता है वो अनइम्पोर्टेंट के अंदर आता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में काउंट होता है। तो आपको ये लिखना नहीं है, नहीं तो आपके नंबर, वो उसकी इच्छा हो गई तो नंबर भी काट सकता है, अगर चाह तो वो नंबर दे भी सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यूज नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दे रखे हैं उनका क्या करना है, आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। तो ही इज गोइंग टू जयपुर टुडे। तो देखिए जो ये लड़का इसमें कर रखा है ये तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज गोइंग टू जयपुर वेयर। वेयर के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इज। इसके बाद में आपको प्रोनाउन दे रखा है ही। तो ही का ही आपको रखना है यहाँ पे, कहीं तुम यू के अंदर चेंज कर दो, आई दे रखा होता तो यू में चेंज कर देते। तो वेयर इज ही गोइंग टुडे, आज वह कहाँ जा रहा है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी आंसर तो दे रखा है मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट दे रखी है वो आपको फिलअप करना था। तो राम विल प्ले क्रिकेट, यानी पॉजिटिव दे रखा था तो नेगेटिव बनाना था। तो विल के अंदर अगर अपन नोट जोड़ते हैं तो वो बन जाता अपना वांट, और वांट के बाद में आपको राम दे रखा है ना, इसका प्रोनाउन यूज करना था ही, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाए ना तो ग्रामर में तो ये रूल है भाई साहब, अगर आप एक स्पेलिंग भी इनकरेक्ट कर देते हो तो वहाँ पे आपका पूरा नंबर जाता है। ऐसे नहीं कि तुम सोचो कि आधा नंबर दे देगा, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना, सोच के बिल्कुल भी नहीं जाना है कि मेरा इतना स्कोर रह गया, ठीक है। अगर ग्रामर के अंदर तुम एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो ये मान लेना पूरा नंबर गया। अब सेक्शन बी आपको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। देखिए सेक्शन बी के अंदर क्या दे रखा है, इमेजिन दैट यू आर सचिन या साक्षी योर सिस्टर, यानी अपने आप को सचिन या साक्षी मानना है, जो आपका नीचे नाम आएगा। योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने में आपकी बहन की शादी है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपके दोस्त को लेटर लिखना है। विवेक या वैष्णवी को लिखना है। टू इनवाइट, यानी उनको निमंत्रित करना है। हिम हर ऑन दिस
ओकेशन, यानी ओकेशन का मतलब समारोह या अवसर, तो इस अवसर के ऊपर उनको इनवाइट करना था। तो ये बहन की शादी वाला था, तो इजीली कर भी लिए होंगे। ऊपर ऊपर से मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना था। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 123 रामनगर। जैसे आप रामनगर लिख दिए, तो यहाँ पे रामनगर कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। और ये ऐसा बोल रहा है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी बहन की शादी है। तो लेटर मान लो कि 16 मार्च आप लिख के आए हो, कोई बात नहीं 16 मार्च तो लिख दिए, लेकिन अगले महीने की बात कर रहा है, तो मतलब आपको अप्रैल की डेट डालना था। वैसे 16 मार्च भी डाल दिए तो कोई गलत वाली बात नहीं है, लाइन छोड़कर लिखना था आपको 16 मार्च 2023। फिर लाइन छोड़कर आपको लिखना था माय डियर फ्रेंड नहीं लिखना था। यहाँ पे अगर लड़के का नाम दे रखा, अपने दोस्त का नाम दे रखा है, तो सीधा आपको क्या लिखना था, विवेक या वैष्णवी लिखना था। वैसे फ्रेंड भी यूज कर लिए तो कोई गलती नहीं है, तुम्हारे से गलती नहीं हुई है, लेकिन अगर विवेक लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद में देखिए ये खुशी वाली बात है, तो यहाँ पे एक लाइन तुम्हें बचपन से याद होगी, आई एम क्वाइट वेल एयर एंड आई होप यू विल बी सेम देयर। उसके बाद में जो भी आप बोलना चाह रहे थे वो इजीली आप बोल सकते हो। ऐसा ही आपने किया होगा जहाँ तक मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद में एंडिंग कर दिए होंगे, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लवली सिस्टर, इतना कर दिए होंगे। और फिर उसके बाद में आपको लिखना था यहाँ पे योर्स लवली फ्रेंड, या फिर योर्स सिंसियरली करना था या लवली फ्रेंड करना था, दोनों में से एक कर लिए होंगे। देन उसके बाद आपको लिखना था सचिन या साक्षी। तो अगर आप इस तरीके से करके आए हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एड्रेस दे रखा था वो एक का ही लिखना था, और इस जो इनफॉर्मल लेटर के अंदर है सब्जेक्ट कभी नहीं आता है, ना रिसीवर का एड्रेस आता है, केवल सेंडर्स का एड्रेस ही आता है। आई बात समझ में? थैंकिंग यू थोड़ी लिखे हो कहीं, थैंकिंग यू लिख के आ गए हो, तो ऐसा नहीं करना है। और जो अथवा में दे रखा था आपको दोनों में से एक करना था, तो यू आर अजय या अनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर इन 10th क्लास सेक्शन ए के अंदर आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। तो योर सिस्टर इज ऑल्सो स्टडिंग इन द सेम स्कूल, यानी इसी स्कूल के अंदर आपकी जो सिस्टर है वो पढ़ रही है इन 10th क्लास सेक्शन बी के अंदर। यू हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक्स, तुम्हारे पास केवल जो बुक्स है उनका एक ही सेट है। देयर इज ए प्रॉब्लम टू चेंज बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड, यानी प्रत्येक पीरियड के अंदर उनको प्रॉब्लम का जो यानी प्रॉब्लम उनसे फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है कि उनको जो बुक्स दे रखी है उनको चेंज करना पड़ता है। तो राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज इधर योर सेक्शन और योर सिस्टर सेक्शन, यानी दोनों में से एक का क्या करना है, सेक्शन चेंज करना है। तो ये वाला आपको करना था, तो बिल्कुल ईजी था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसमें एड्रेस पता आप जो लिख के आए वो किस प्रकार से लिख के आए हो। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, लिखने के बाद आप क्या करना है, डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद रिसीवर का एड्रेस आएगा, रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखना था, स्कूल का नाम लिखना था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर, तो ये एड्रेस हो जाता। फिर सब्जेक्ट आपको लिखना ही था, इसमें क्या लिखना था, रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज इधर आवर सेक्शन, और फिर ये और लगाना है, फिर आवर सिस्टर सेक्शन, यानी चेंज करने के लिए आपको यूज करना था ये वाला। देखिए रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज इधर और योर को चेंज करना था ओवर में सेक्शन और आवर सिस्टर सेक्शन, यानी दोनों का। या फिर ऐसे लिख सकते हो रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज सेक्शन, ठीक है। तो ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाना था इसके नीचे लाइन छोड़ के सर, यानी सैल्यूटेशन आपको लिखना था। आई बात समझ में? तो इजीली कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड के अंदर लिखना था। लगभग की जो कॉपी दे रखी थी आपको उसमें 10 लाइन आपको कंप्लीट करनी थी, मतलब कि जो कॉपी की लाइन दे रखी थी यानी 8 से 10 लाइन आपको फिलअप करना था। तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन थी इसके अंदर बोल रखा है कि गिव द टाइटल, यानी टाइटल भी लिखना था और मोरल भी लिखना था। तो इसमें से जो आउटलाइन है इसमें से मोरल आपको खुद को लिखना है। तो यहाँ पे दे रखा है एग केप सेलर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपना मोरल हो जाएगा। तो इसका आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एग क्लेवर कैप सेलर एंड मंकीज, है ना। तो ये अपना करेक्ट आंसर यानी टाइटल हो जाएगा, और मोरल आप लिख ही दिए होंगे। या फिर दूसरा है ए हंग्री फॉक्स एंड
ग्रेप्स, एंग्री फॉक्स एंड ग्रेप्स वाला ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा ये ग्रेप्स वाली नहीं है, एक बार पूरा पढ़ना है इसको दोबारा से। यहाँ पे है एंग्री फॉक्स एंड फुलिश क्रो, ये जो कौवे वाली कहानी है उसके बारे में। तो एंग्री फॉक्स एंड ए फुलिश क्रो, तो ये अपना करेक्ट टाइटल हो जाएगा। नेक्स्ट है जो पैराग्राफ आया है तुम्हारा नेशनल बर्ड के बारे में आया है, जो पक्षी है उसके बारे में, जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है मयूर उसके बारे में, पीकॉक के बारे में आया है, नेशनल बर्ड के बारे में। तो आप मेरे ख्याल से ये तो करके नहीं आए होंगे, तुम मुझे पता है यहाँ तक ये वाला करके आए हो, जो बचपन से रटा हुआ था अपना माई बेस्ट फ्रेंड, जिसको आपको 60 वर्ड में करना था, मतलब कि 8 लाइन कंप्लीट करनी थी आपको लगभग, यानी 8 लाइन तो करके आ गए होंगे। और अच्छी अच्छी राइटिंग में करे हैं तो आपको बढ़िया नंबर दिए जाएंगे। अगर गंदी राइटिंग में करे हो तो जहाँ 4 नंबर का है वहाँ पे आपको 3 नंबर तक आएगा वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब इसके बाद में सेक्शन सी मैंने कंप्लीट करवाई दिया तुम्हें। अब डी सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अब डी सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब सीन वाले पैसेज है टेक्स्ट बुक वाले। तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कौन डरा हुआ था उड़ने से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यंग सीगल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, यानी पहले दिन कौन कौन उड़ चुके थे, पहले ही उड़ान भर चुके थे। तो यहाँ पे इसका जवाब देना आपको, देखिएगा जवाब हो जाएगा यहाँ पे हिज 2 ब्रदर्स एंड, यहाँ से इसका जवाब होगा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक, तो इसका जवाब आपको देना है कि कहाँ तक वो वापस चला गया था, वापस से कहाँ चला गया था। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है, तो इसका जवाब हो जाएगा तो देखिए इसका जवाब कैसे देना है। क्वेश्चन में से आपको सब्जेक्ट उठाना था, फिर हेल्पिंग वर्ब उठानी थी, फिर इसके बाद में आपको लिखना है रन अवे। देखिएगा यहाँ से जवाब था इसका रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, यानी वह वापस वहाँ पे चला गया था जहाँ पे रात्रि को सोया करता था। तो जो सिल्ला फलक थी, लेज थी, वहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अधिकतर बच्चे गलती करके आए हैं। आपको सिमिलर वर्ड पूछा था, यहाँ पे सिमिलर वर्ड क्या दे रखा है, एज। अब एज का यहाँ पे बच्चे करके आए हैं लेज। देखिए वैसे लेज करे हो कोई बात नहीं, लेज तो कर दिए, लेकिन किताब के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था वहाँ पे ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, ब्रिंक का मतलब क्या होता है किनारा, और लेज का मतलब भी होता है किनारा, और बच्चे करके आए हैं यहाँ पे लेज। एज का मतलब होता है किनारा और ब्रिंक का मतलब भी क्या होता है किनारा। लेज का मतलब होता है सिल्ला फलक। जैसे कि मैं बात करूँ सिल्ला फलक किसे बोलते हैं, जैसे कि ये पठार दे रखा था, यानी जो ये पर्वत था, ठीक है, कुछ भी मान लो इस तरीके से था ये, और नीचे पानी था। जैसे कि ये जो पठार का ये कॉर्नर था, ये तो एज हो गया, ये वाला पोर्शन जो दे रखा है तुम्हें, जो ये पोर्शन है ये वाला तो किनारा हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये पोर्शन है लेज, इसको बोलते हैं अपन लेज, ठीक है, सिला फलक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिला फलक इसके लिए यूज किया गया, और जो ब्रिंक है वो किनारे के लिए यूज किया है। किताब जाके उठाना ऑलरेडी उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है अगर वो आपको नंबर देता है या नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ फियरलेस। फियरलेस का आपको करना था यहाँ पे, फियरलेस का मतलब होता है बिना डरे हुए, तो यहाँ पे अफेड हो जाएगा। अफेड का मतलब होता है डरा हुआ, अफेड का मतलब होता है डरा हुआ। तो ये रहा अपना आंसर, भयभीत या डरा हुआ। तो ये पैसेज इजीली कर भी लिए होंगे, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सीन पैसेज है। व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल, तो किसके नाम से पुकारते थे उसको। देखिए ये रहा जवाब आपका, वल्ली, ठीक है। वल्ली अमाई को किस नाम से बोलते थे, वल्ली, शॉर्ट इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट वॉज द एज ऑफ वल्ली, वल्ली की उम्र कितनी थी, 8। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड वल्ली अमाई नॉट प्ले विद हर प्लेमेट्स, यानी वल्ली अमाई अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती है। तो इसका जवाब तुम्हें देना था, जवाब था इसका, देखिए इसका जवाब है यहाँ पे अपना देयर वर, इसका जवाब है यहाँ से देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओवन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। तो इस प्रकार से वो क्या करती थी, उनको देखा करती थी, उसके पास कोई भी उसकी सेम उम्र का लड़का नहीं था, खेलने वाला लड़का या लड़की नहीं थी, इस वजह से वो क्या करती रहती है, उनको देखती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट वाज अली एमाईज फेवरेट पास टाइम। तो वली एमाई का पास टाइम क्या था, तो इजीली जवाब दे दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उठाना था, वली एमाईज फेवरेट पास टाइम है, सब्जेक्ट उठाना था। देखिए वैसे अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको हर की जगह यहाँ पे वली एमाईज करना है। तो वली एमाईज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी गली में बाहर की ओर क्या हो रहा है उसको देखती रहती थी, अपने जो घर का दरवाजा था बाहर वाला उसके ऊपर देखती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहाँ पे एंटीरियर। देखिए एंटीरियर का मतलब होता है पूर्व समय, यानी भूतकाल के लिए वर्ड यूज करते हैं, जो पहले का समय होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टाइम। क्या बोलेंगे, पास्ट टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे दिया था पास्ट टाइम, तो इसका जवाब होगा अपना पास्ट टाइम। ठीक है, पैसेज में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पास्ट टाइम होगा। ठीक है, यहाँ पे जवाब इसका पास्ट टाइम। ठीक है, ये देखने को मिल गया है यहाँ पे। तो कई बच्चे समझ में नहीं आया होगा स्पेलिंग का मेन क्या पूछा था, करके आप क्या आए हो। और वैसे यूजुअल का आपको अपोजिट मिल ही गया होगा, फ्री पॉकेट का नंबर मिला है यहाँ पे, यूजुअल का अनयूजुअल। ठीक है जी, तो ये अपना करेक्ट हो गया। तो सीन पैसेज भी अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आपसे पूछा गया है अब किताब के जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से, तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड के अंदर आपको जवाब देना है। ठीक है, तो वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो को पैसे क्यों भेजता है ना, सेंड क्यों किया था नहीं, देखिए प्रेजेंट में पूछा है तो जवाब भी प्रेजेंट में देना था। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, यानी उसने लेटर के ऊपर गॉड के सिग्नेचर क्यों किए थे। तो आपको पता होगा, अगर आपको इनका मतलब हिंदी लैंग्वेज भी याद है और इंग्लिश बना के आगे तो भी पूरे नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना था, 80 वर्ड में लिखना था, मतलब कि आपको 10 लाइन कंप्लीट करनी थी। इसके तो हमें दे रखा है वाई इज मेडी इम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चन पेगी आस्क्स वांडा, यानी जो मेडी थी वो इम्प्रेस्ड क्यों होती थी, मतलब शर्मिंदा महसूस क्यों करती थी बाय द क्वेश्चन, यानी जब वह क्वेश्चन पूछती थी किससे, वांडा से पूछा करती थी। जब पेगी वांडा से क्वेश्चन पूछती थी ना तो मेडी इम्प्रेस्ड क्यों हुआ करती थी, शर्मिंदा क्यों हुआ करती थी। इज सी ऑल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट, यानी वह क्या वांडा को पसंद करती है और क्या इज सी यानी वह उससे अलग है। तो ये आपको जवाब देना था। तो ये आपको जो आप किताब पढ़ते हो जो भी पास होगा तो उसमें दे भी रखा है इजीली। नेक्स्ट था, बहुत अच्छा चैप्टर था, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो देखिएगा इसका जवाब क्या था, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ नताल्या। नताल्या का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना था, चरित्र वर्णन करना था और 20 वर्ड के अंदर ही लिखना था, मतलब 2 लाइन कंप्लीट करनी थी आपको। कैन यू नाउ इमेजिन व्हाट दीज कैरेक्टर्स विल क्वेरल अबाउट नेक्स्ट। तो उनके बीच में क्या क्वेरल हुए थे, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, तो क्यों झगड़ा हुआ था, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हो, क्या कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो ये इसका जवाब था, यानी जवाब देना था आपको। तो ये दोनों थे। और कई बच्चे है ना वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, 4 लाइन लिख देते हैं यार, 20 वर्ड में पूछा तो मतलब कि तुम्हें 2 लाइन के अंदर इसको कंप्लीट करना था। ऐसे नहीं कि करेक्टर पूछ लिया तो पूरे क्वेश्चन के अंदर मतलब जो जवाब था करेक्टर दे रखा था किताब में कहीं पूरा ही लिख दिए, 1 पेज का पेज, तो ऐसी मूर्खता नहीं करना था। ठीक है, नंबर काट लिए जाएंगे, 2 की जगह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे
एक्सट्रैक्ट पूछा गया है। एक्सट्रैक्ट में पूछा है व्हाट इफ इट ऐड टू पेरिस ट्वाइज आई थिंक आई नाउ एनफ ऑफ इट। तो मैं मतलब कि ये जो सेकंड वाली पोएम है तुम्हारी आइस और फायर वाली, तो उसी में से क्वेश्चन थे, तो इजीली कर लिए होंगे ये तो, ठीक है। और ये था एक आई एम ऑन ऑर्फेन, तो ये था अपना ऑर्फेन वाला, मतलब कि वो लड़की थी ना अमेंडा, अमेंडा वाले लेसन के अंदर से ये पोइम आई है तुम्हारे, जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है। फिर इसके बाद में पोइमों के क्वेश्चन आ गए, और पोइमों के क्वेश्चन के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है इसमें से क्वेश्चन है इज द राइटर ऑफ द नेकलेस। नेकलेस जो चैप्टर है इसका राइटर कौन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गाइडी मोफेसेंट है ना। नेक्स्ट हो जाएगा नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ है, तो वो बुक का नाम बताना है, कौन सी बुक थी जो पृथ्वी को सेव की थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मदर गूस। और इसके बाद में फुटप्रिंट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। 60 वर्ड में आपको लिखना था, दोनों में से एक करना था। 20 वर्ड के अंदर 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने थे। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद भी आ गया होगा। अगर इन क्वेश्चनों के भी जवाब चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी इस क्लास को देख सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी। और जो भी पेपर होंगे सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल देखने को मिलेंगे जो बेटा तुम्हें मतलब कि अलग ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ, पहले भी प्रोवाइड करा दिया था, और अच्छी तरीके से मैंने आप ही की कमेंट के बेस पे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।